नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे आज आपको स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं लेक्चर 1 में आप लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके प्रकार के बारे में बताई थी, और आज मैं आपको स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताऊंगी। स्वतंत्रता का संरक्षण का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता को बनाए रखना। स्वतंत्रता, जो हमको स्वतंत्रता मिली है राज्य के द्वारा, कानून के द्वारा, उसको बनाए रखना, तो उसका वो संरक्षण कहलाता है। उसको सुरक्षित रखना, उसको कायम रखना, ये है स्वतंत्रता के संरक्षण। अब देखते हैं स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रकार। स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रकार में मैं आप लोग को आज पहले बताऊंगी आदर्श कानून, जिसमें ये है कि व्यक्ति को और राष्ट्र को, दोनों को ही स्वतंत्रताएं मिलती हैं और दोनों को यह कार्य करना होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता को कैसे बना के रखें। और जो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति एक राज्य में रहता है और हर व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा कुछ कानून दिया जाता है। उस कानून के दायरे में रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और जाहिर सी बात है कि हर कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ये इस आदर्श कानून का तात्पर्य है कि ऐसी कानून व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। वो एक हर नागरिक के लिए आदर्श कानून के रूप में स्थापित हो। तो मतलब एक सरल शब्द में कहा जा सकता है आदर्श कानून मतलब वह कानून जिसके माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहे, वो आदर्श कानून होता है। और दूसरा देखते हैं हम विशेषाधिकार का अंत। दूसरा है विशेषाधिकार का अंत। विशेषाधिकार का अंत। विशेषाधिकार का तात्पर्य है कि किसी समाज में व्यक्ति विशेष को किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या नस्ल के आधार पर, या उसकी भाषा के आधार पर कुछ विशेष तरह के उसको स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसमें वो व्यक्ति क्या बोलते हैं जिसको विशेषाधिकार मिलता है धर्म, जाति, संप्रदाय या नस्ल के आधार पर, वो इसका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे व्यक्ति को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तो ये विशेषाधिकार का अंत का तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाता है और बाकी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, और वो व्यक्ति जिसको विशेषाधिकार मिलता है वो सामान्य व्यक्ति के ऊपर उसका दुरुपयोग करता है और उसको हीनता की भावना से देखता है। तो जाहिर सी बात है, विशेषाधिकार का अंत का तात्पर्य है कि विशेष जो अधिकार है उसका अंत करेंगे तभी स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। अब देखते हैं हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तीसरा देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ है कि लोगों का लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के द्वारा बनाई हुई जो शासन व्यवस्था है उसका ये शासन। तो लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का हनन होने का भय रहता है। किंतु एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, वहां पे जनता जो है, आम नागरिक जो है, वो शासित भी होता है और शासक भी होता है। अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है मताधिकार के माध्यम से। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया। जनता क्या करती है, अपने मतों का प्रयोग करके एक शासन का निर्माण करती है। तो लोकतंत्र, जनता का तंत्र। तो वहां पे इस स्थिति में क्या होता है कि लोगों को अपने स्वतंत्रता का हनन के बारे में, मतलब हनन होने का भय कम हो जाता है। तो व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक खतरा शासन से होता है। किंतु अगर शासन क्या है, लोकतंत्रात्मक हो तो उसका भय कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वोच्च होता है। अब देखते हैं हम मूल अधिकार। चौथा देखते हैं मूल अधिकार। चौथा है मूल अधिकार। मूल अधिकार में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिसका उपयोग वो राज्य के विरुद्ध कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति से उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो मूल अधिकार में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो इसके लिए इसीलिए भारत, फ्रांस, आयरलैंड जैसे जगहों पे मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं पांचवा, स्वतंत्र न्यायालय। स्वतंत्र न्यायालय का तात्पर्य है कि न्यायालय जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, मतलब नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायालय जो हो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो। अगर व्यवस्थापिका न्यायालयों में स्वतंत्र न्यायालय, यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप होता है, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा, तो वो नागरिकों के प्रति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवहार या न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए एक नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायालय अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से न्याय, हर नागरिकों को न्याय मिल सके, न्यायालय को स्वतंत्र रखा जाए। सतत जागरूकता का तात्पर्य है कि व्यक्ति एकदम सजग होके अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जागरूक रहता है अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए और शासन के नियमों के लिए, और अपने अधिकारों की रक्षा वो स्वयं करता है। किस माध्यम से? सतत जागरूकता के माध्यम से। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता ही स्वतंत्रता का रक्षा का मूल आधार है। अब देखते हैं 7वां पॉइंट है हमारा, शक्ति का पृथक्करण तथा अवरोध और असंतुलन। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? शक्ति का पृथक्करण भी देखते हैं, शक्ति का अवरोध भी देखते हैं, शक्ति का असंतुलन देखते हैं। इस 7वें पॉइंट में हम देखते हैं कि जो शासन तंत्र है वो पृथक होना चाहिए, अर्थात एक ही हाथों में ना हो। अगर एक हाथ में होगा तो क्या हो जाएगा? न्याय लेने में सुविधा होगी। और अगर शक्ति का पृथक्करण करते हुए, मतलब शक्तियों का बंटवारा करने से क्या होगा? स्वतंत्र न्याय की इच्छा हो सकेगी। और अवरोध, कुछ स्थिति तक शक्ति पृथक्करण को अपनाना चाहिए, कुछ हद तक अवरोध को भी अपनाना चाहिए और कुछ हद तक असंतुलन को भी अपनाना चाहिए। शक्ति पृथक्करण में एक हाथ में न्याय व्यवस्था न होकर के क्या होता है कि हाथों में शक्ति के एकीकरण को रोका जाना चाहिए और शक्तियों का पृथक्करण करना चाहिए, जिससे क्या है, नागरिकों के लिए स्वतंत्र न्याय व्यवस्था हो पाएगी और कुछ हद तक के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों को देखते हुए उसमें मधुरता बनाने के लिए कुछ हद तक के उस अवरोध को दूर करना चाहिए और असंतुलन को दूर करते हुए भी उनका भी योगदान होना चाहिए। तो इस तरह से शक्तियों का पृथक्करण भी हो, अवरोध भी हो और असंतुलन भी हो, तो जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। अब देखते हैं 8वां, आर्थिक न्याय। अब देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हमें अपनी वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। हम बिना आर्थिक समानता के
नागरिकों की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोच सकते। कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, वह अपने स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करेगा? पहले उसको अपने भूख के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि किसी के पास आवास नहीं है तो वह आवास के लिए कहीं पे किसी सेठ के पास जाके किसी रेलवे स्टेशन में या सड़क के किनारे अपना जीवन यापन करेगा, तो जो उसके विचार हैं वो उसकी आवश्यकता सिर्फ आवास और भोजन तक सीमित रह जाएगा, है ना। और जैसे किसी के पास वस्त्र नहीं है, फटे पुराने हैं, तो उसकी जो आवश्यकता है वो वस्त्र, भोजन और आवास तक ही सीमित रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कहना है कि जो आर्थिक न्याय है वो सबके लिए हो, और बहुत अधिक आर्थिक समानता की कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो समाज है एक बहुत अधिक धनिक है और एक निर्धन व्यक्ति है। तो जब तक कि आर्थिक न्याय नहीं होगा, लोगों के प्रति स्वतंत्रता के लिए जागरूकता नहीं रहेगी, आर्थिक न्याय नहीं रहेगा, तब तक कि हम पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। 9वां है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का तात्पर्य है मीडिया, समाचार, सूचना। तो जहाँ पर अगर स्वतंत्र प्रेस है तो वह मानवीय चेतना को, मानवीय जागरूकता को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों के विचार जो हैं वो शासन तंत्र के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक होगा। स्वतंत्र प्रेस होगा तो सरकार को मर्यादित रखने में सहयोग देगा और उसके हिसाब से मतलब नागरिकों की चेतना में विकास करेगा, नागरिक जागरूक रहेंगे। एक स्वतंत्र प्रेस का ही यह उत्तरदायित्व होता है कि जन साधारण में, लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था करता है और अच्छे अच्छे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्ति के सामने लाता है। व्यक्ति उन समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक होता है। तो स्वतंत्र प्रेस का भी स्वतंत्रता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है स्वतंत्रता के संरक्षण। वो इस रूप में हम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी समस्या है उसका अगर हम लोग समाधान करते हैं या हमारे स्वतंत्रता का कुछ भी प्रकार का हनन होता है तो हम एकदम से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास तो नहीं जा सकते हैं, अपने से छोटी जो स्वतंत्र स्थानीय जो स्वशासन है उसके पास पहले जाते हैं। तो इस तरह से स्थानीय जो स्वशासन होते हैं वो नागरिकों के स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो लोगों को जागरूक करते हैं, नागरिकों को जागरूक करते हैं कि उनकी स्वतंत्रताएं क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। तो स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के संरक्षण में हम एक आदर्श कानून की कल्पना करते हैं, विशेषाधिकारों का अंत होता है, लोकतंत्री शासन व्यवस्था होता है, मूल अधिकार होता है, स्वतंत्र न्यायालय होता है, सतत जागरूकता होती है, शक्तियों का पृथक्करण भी होता है, अवरोध होता है और असंतुलन होता है। और 8वां देखते हैं आर्थिक न्याय की व्यवस्था होती है और स्वतंत्र प्रेस होने चाहिए और स्थानीय स्वशासन होने चाहिए, मतलब स्थानीय स्वशासन का योगदान होता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता के संरक्षण में ये 10 बिंदुएं आती है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।